अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हीट चैप्टर के अंदर थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक, ठीक है। और आज से हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, सेकंड लॉ पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे एंड कार्नोट टेंशन इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं, किस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को कहते हैं। तो स्टूडेंट ये फिजिक्स की वो ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स जिसके अंदर हम हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू मैकेनिकल वर्क डन और मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। थर्म मींस यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो थर्म मींस हीट एनर्जी एंड डायनामिक्स मींस टू ट्रांसफॉर्म द हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी और वर्क डन, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना या वर्क डन में कन्वर्ट कर देना किसको, हीट एनर्जी को, ठीक है। हीट एनर्जी को किसी भी तरीके से अगर आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं यानी वर्क डन में, यूज़फुल वर्क डन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये तमाम तर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डील की जाती है इन द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बाद सिस्टम की तरफ। सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों चीज़ों को मैं यहाँ बताऊँगा और उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम की तरफ चलेंगे जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बोर्ड पर मैंशन कर दिए हैं। सिस्टम स्टूडेंट हर वो चीज़ होती है जो हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन होती है, अंडर कंसिडरेशन होती है, जिस पे हम फोकस करते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के अंदर, जिनमें हम फोकस करते हैं, जिस पे हम जो हमारी कंसिडरेशन के अंदर होती है उसे हम सिस्टम कहते हैं। और एक अहम बात कि सिस्टम की हमेशा एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल दूँगा जिससे आप समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सिस्टम की एग्जाम्पल लूँ तो इसकी एग्जाम्पल में एक सिलेंडर भी आप देख सकते हैं। सिलेंडर मैंने यूँ बनाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सिलेंडर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इसको मैं यहाँ से ऊपर टॉप व्यू दिखा रहा हूँ आपको इसका। और सपोज़ करें इस सिलेंडर के अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं। इस सिलेंडर में गैस के पार्टिकल्स हैं। तो स्टूडेंट ये जो सिलेंडर बनाया है मैंने, ये मेरे लिए सिस्टम है क्योंकि इसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री है। मुझे पता है कि इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल है, इससे बाहर नहीं है, तो ये मेरे लिए एक सिस्टम है। अगर मैं इस सिस्टम को हीट दूंगा, हीट Q है, Q इज़ द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ सप्लाइड टू द सिस्टम। हमेशा सिस्टम को सप्लाई की जाने वाली हीट या उसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। अगर मैं इसको हीट दे रहा हूँ तो ये हीट सिस्टम में जा रही है बिकॉज दिस सिस्टम, दिस ऑब्जेक्ट और दिस सिलेंडर इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन और अंडर कंसिडरेशन। Anything that is under consideration and has well defined boundaries is known as system, ठीक है। इसे हम सिस्टम का नाम देंगे। और इसके अलावा भी बहुत सी एग्जांपल आप देख सकते हैं सिस्टम की। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, एक कंटेनर है, एक वेसल है, वो तमाम की तमाम चीज़ें मेरे लिए एक सिस्टम के तौर पे काम करेंगे। इसके अलावा अगर आप रियल लाइफ में बात करें तो एक पेप्सी का या कोल्ड ड्रिंक का जो कैन होता है वो भी मेरे लिए एक सिस्टम है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसकी जो मेरी अंडर कंसिडरेशन है, उसको मैं हीट दे रहा हूँ या उससे हीट जो है मैं वो रिजेक्ट करवा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए एक सिस्टम कंसिडर किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। लिहाजा सिस्टम हर वो चीज़ होती है जो अंडर कंसिडरेशन होती है और उसकी हमेशा एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि सिस्टम के साथ हमें पढ़ना पड़ता है सराउंडिंग किसे कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ बोर्ड पे मेंशन नहीं किया लेकिन आप उस बात को समझ लीजिए। सराउंडिंग कहते हैं एवरीथिंग दैट इज़ नॉट सिस्टम, यानी एवरीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम इज़ नोन एज सराउंडिंग, ठीक है स्टूडेंट। अगर मेरे पास ये सिलेंडर जो है वो सिस्टम है क्योंकि ये अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर कंसिडरेशन है, लिहाजा मैं कहता हूँ कि जो सिलेंडर है वो सिस्टम है। तो सराउंडिंग क्या होगा स्टूडेंट, सराउंडिंग की जितनी भी इसके आसपास जो कि सिस्टम नहीं है वो चीज़ सराउंडिंग कहलाएगी। तो जो दो चीज़ें आपने समझनी है, सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। बाज़-औक़ात हीट सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जा रही होती है, यानी अभी मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ तो हीट इज़ सप्लाइंग फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। बाज़-औक़ात सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा होता है तो सिस्टम से हीट सराउंडिंग की जाने वाली होती है। दो ही चीज़ें हमारे पास, सिस्टम एंड सराउंडिंग। जो चीज़ अंडर कंसिडरेशन है उसे हम सिस्टम कहते हैं एंड जो चीज़ अंडर कंसिडरेशन नहीं है यानी जो चीज़ विदाउट सिस्टम है वो हमारे पास सराउंडिंग कहलाती है, ठीक है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सिस्टम की तरफ। What are the main types of system? So there are basically 3 types of systems are there: open system, closed system and isolated system. अब इनमें क्या फ़र्क है, सिस्टम आपको समझा दिया है वो किसे कहते हैं। अब ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड में क्या फ़र्क है हमें आपको ये बताना है। देखिए स्टूडेंट, किसी भी सिस्टम में दो चीज़ जो है वो ट्रांसफरेबल हैं, एक मास यानी मैटर और एक एनर्जी।
यानी किसी भी सिस्टम में से या तो मैं एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है उसका, और मैटर को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। अगर एक ऐसा सिस्टम मेरे पास है जिसमें से मैं दोनों चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, एनर्जी को भी इन एंड आउट कर सकता हूँ और मैटर यानी मास ऑफ द सिस्टम, मास प्रेजेंट इन द सिस्टम को भी मैं जो है वो इन और आउट कर सकता हूँ, या उसे कम और ज़्यादा कर सकता हूँ, उसे चेंज कर सकता हूँ, उसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, तो वो मेरे पास ओपन सिस्टम कहलाएगा। यानी ओपन सिस्टम की डेफिनेशन ये होगी हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बोथ। किसकी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बोथ मैटर एंड एनर्जी कैन टेक प्लेस। ऐसे तमाम के तमाम सिस्टम जिसमें एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो जाए और मैटर भी ट्रांसफ़र हो जाए, उसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लू पेन से देखें, यहाँ पर एग्जांपल लिखी है, हॉट वाटर इन अ ग्लास। यानी अगर एक ग्लास है मेरे पास, इसको यहाँ पे आप ग्लास कंसिडर कर लें कि ये मेरे पास एक ग्लास है जिसमें वाटर है, हॉट वाटर। ठीक है स्टूडेंट, इस ग्लास में मेरे पास हॉट वाटर है और मैं कहता हूँ कि अगर ये मेरा सिस्टम है, क्यों ये सिस्टम है? क्योंकि ये अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर कंसिडरेशन है और इसकी एक वेल डिफाइंड बाउंड्री है, लिहाजा ये अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर। ठीक है, अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर मेरे पास एक सिस्टम है। अब आपसे पूछा जाएगा बताएं ये ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है या आइसोलेटेड सिस्टम है? तो आप कहेंगे एक नॉर्मल ग्लास है जिसमें से हॉट वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारे पास एक ओपन सिस्टम है, क्योंकि इस ओपन ग्लास में से मैं वाटर को भी निकाल सकता हूँ और इनफैक्ट इसकी हीट भी लॉस हो रही है। आप देखेंगे तो आपको हॉट ग्लास के वाटर में से जो है वो धुआं निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, जिट मीन्स कि ये मुसलसल इससे हीट निकल रही है और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये आपके पास जो हॉट वाटर का ग्लास है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। अगर आप इसको कुछ देर के लिए रख देंगे तो इसका टेम्परेचर मुसलसल कम होता रहेगा। किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर मुसलसल कम होने का मतलब ये है कि वो हीट को लॉस कर रहा है, उसमें से हीट निकली जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि ये एक ऐसा सिस्टम है, हॉट वाटर इन अ ग्लास, एक ऐसा सिस्टम है जिससे मैटर भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यानी पानी कम भी हो सकता है और आप इसमें और पानी भी मिला सकते हैं, वाटर ऑफ ग्लास ऑफ वाटर के अंदर और पानी भी शामिल कर सकते हैं, इन कर सकते हैं और इसमें से मौजूदा पानी को बाहर भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब है मैटर इज़ ट्रांसफरेबल। ठीक है, एनर्जी इज़ ऑल्सो ट्रांसफरेबल, यानी ये हॉट वाटर है, ये थोड़ी देर बाद कोल्ड हो जाएगा, यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। इसका मतलब हीट की लॉस कर सकता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर सकता है ये। ठीक है, इसके अलावा इसको मैं हीट करूँगा तो ये वापस गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम दोनों चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है एंड दैट्स वाई दिस सिस्टम इज़ नोन एज ओपन सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह आप कह सकते हैं कि ग्लास ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक का ग्लास आपने रख दिया है, कोल्ड है कोल्ड ड्रिंक आपकी, और अगर वो रख दिया आपने ओपन तो इसका मतलब है वो भी आपका ओपन सिस्टम है, लिहाजा उसमें मास भी यानी मैटर भी ट्रांसफॉर्मेशन करेगा और एनर्जी भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। अब चलते हैं क्लोज सिस्टम की तरफ स्टूडेंट। क्लोज सिस्टम वो होते हैं जो कि फिजिकली क्लोज होते हैं, यानी उसमें से हम मास को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते लेकिन एनर्जी उसमें से ट्रांसफ़र फिर हो सकती है। तो यहाँ देखिए मैंने मेंशन किया है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओनली एनर्जी, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र पॉसिबल है, यानी क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसका मतलब है अगर मैं हॉट वाटर इन अ ग्लास की एग्जांपल लूँ तो हॉट वाटर इन अ ग्लास में से मास भी अलग हो सकता है, मास भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लिहाजा इसको हम कभी भी क्लोज सिस्टम की एग्जांपल में नहीं लिख सकते। तो क्लोज सिस्टम क्या हो सकता है? हॉट वाटर इन अ क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड वेसल के अंदर अगर मैं हॉट वाटर की बात करूं तो क्लोज वेसल्स ने क्यों किया? क्योंकि क्लोज सिस्टम है और क्लोज सिस्टम में कभी भी आपका मास ट्रांसफ़र यानी मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। तो मैं यहाँ स्टूडेंट एक यहाँ पर क्लोज वेसल बना रहा हूँ। देखें अगर मैंने एक वेसल बनाया है ये, और मैं आपसे कहता हूँ कि ये वेसल यहाँ से क्लोज है ऊपर से, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया है और अंदर फिर वो हॉट वाटर है, ठीक है, अंदर इसके हॉट वाटर है। अगर आप कहेंगे सर इसमें से ये एक सिस्टम है, क्योंकि इसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री है और एक अंडर कंसिडरेशन हमने सिस्टम को लिया गया है, लिहाजा ये एक सिस्टम कहलाएगा। अब सिस्टम में कौन सा सिस्टम है, ओपन, क्लोज या आइसोलेटेड? तो देखा जाएगा कि आया इस सिस्टम में से एनर्जी भी निकल रही है और मैटर भी। अगर सिर्फ मैटर और एनर्जी दोनों निकल रहे हैं तो वो ओपन सिस्टम है, अगर सिर्फ एनर्जी निकल रही है तो वो क्लोज सिस्टम है। तो देखिए मैंने ऊपर इसको क्लोज कर दिया है। क्लोज का मतलब ये है कि इसमें से मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, यानी मैं इसमें से हॉट वाटर को बाहर नहीं निकाल सकता और हॉट वाटर को अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं पुट कर सकता। इसका मतलब ये है कि ये एक क्लोज सिस्टम है। हाँ, अलबत्ता एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पर हॉट वाटर रखूँ, क्लोज सिस्टम है लेकिन हॉट वाटर है,
कुछ देर के बाद 1 या 2 घंटे के बाद मैं आऊँ तो ये वाटर जो है, ये जो सिस्टम है, इसका टेम्परेचर कम हो जाए, ये एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इसका मतलब है हीट ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। और जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और मास ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, उस सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। इसमें से मास ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। नाउ लास्ट टाइप है सिस्टम की हमारे पास, विच इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड के नाम से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी स्टूडेंट यहाँ पर, कि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है ऐसा सिस्टम जिसमें से ना तो मास ट्रांसफ़र हो सके और ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है, नाइदर मैटर नॉर एनर्जी, ना ही आपके पास मैटर ट्रांसफ़र हो सके, ना ही आपके पास एनर्जी ट्रांसफ़र हो सके, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। उसकी एग्जांपल में मैंने यहाँ लिखा है कि हॉट वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क आपको पता है कि वो चीज़ होती है जिसके अंदर अगर आप गर्म पानी डालेंगे तो वो काफ़ी देर तक गर्म रहेगा, यानी उसकी हीट लॉस नहीं होगी। ठीक है, और थर्मस फ्लास्क को अगर आपने ऊपर से क्लोज कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रफ सा स्ट्रक्चर बनाऊँ आपके सामने थर्मस फ्लास्क का, तो ये बनाया मैंने। ठीक है, इस वक्त रफ सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको बात क्लियर हो जाए कि यहाँ पर थर्मस फ्लास्क में जो है, जो आउटर वॉल होती है और इनर वॉल के दरमियान वैक्यूम होता है। और ये क्यों होता है? ताकि आपका हीट ट्रांसफ़र कम से कम हो और ज़्यादा टाइम के लिए आपका जो अंदर जो भी लिक्विड डाला है आपने थर्मस फ्लास्क के अंदर, वो आपका टेम्परेचर लूज़ ना करे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसको बंद कर सकते हैं। ये इस वक्त मैंने रफ सा स्ट्रक्चर बनाया है आपको समझाने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैंने एक थर्मस फ्लास्क का स्ट्रक्चर बना दिया आपके सामने। इसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं थर्मस फ्लास्क में चाय लेके आता हूँ, ठीक है, टी इसमें पुट कर देते हैं, या आपकी कोई एग्जांपल दी हॉट वाटर लेते हैं हम। इसमें मैं हॉट वाटर पुट करूँगा अगर, तो इस पूरे थर्मस फ्लास्क में हॉट वाटर फिल हो जाएगा और यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया। तो अब स्टूडेंट बताएं, इस थर्मस फ्लास्क में से ना तो मैटर निकल सकता है, ना तो मैटर बाहर आ सकता है, और ना ही ये हॉट वाटर जो भी मैंने इसके अंदर पुट किया है थर्मस फ्लास्क में, अगर इसको मैं छोड़ के जाऊं और मैं 2 घंटे के बाद इसको चेक करता हूं तो ऐसा नहीं होगा कि इसका टेम्परेचर लॉस हो चुका है और ये सारी की सारी हीट लॉस कर चुका है। ऐसा मुमकिन नहीं है। थर्मस फ्लास्क में अगर हॉट वाटर रखा है तो उसमें से ना तो एनर्जी आपकी जो है ट्रांसफ़र होगी बाहर और ना ही आपका मैटर ट्रांसफ़र होगा। तो ऐसे तमाम सिस्टम जैसे कि थर्मस फ्लास्क है, ऐसे तमाम सिस्टम जिसमें ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है और ना ही आपका मैटर ट्रांसफ़र हो सकता है, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट आइसोलेटेड सिस्टम। तो लिहाजा हमने यहाँ पर सिस्टम की तीनों टाइप्स पढ़ ली और तीनों टाइप्स में जो मेन डेफिनेशन है वो एग्जैक्टली सेम है कि दैट एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन एंड हैज़ वेल डिफाइंड बाउंड्रीज इज़ नोन एज सिस्टम। और यहाँ पे तीनों डेफिनेशन हमने सिस्टम की टाइप्स जो थी वो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ पढ़ ली हैं। अब हम चलते हैं आज की क्लास का जो एक और अहम टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देख सकते हैं स्टूडेंट आप, मैंने यहाँ बोर्ड पे इसकी स्टेटमेंट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और एक फिगर आपके सामने बनाई है जिसके थ्रू मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझाऊंगा। हमारे कोर्स में फर्स्ट लॉ भी है और सेकंड लॉ भी है। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी इट इज़ बेसिकली related to the interconversion of energy, how heat energy is interconverted into the mechanical work done, it is related with that concept। ठीक है, और सेकेंड में आने के बाद अगर आप लॉ में यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप सिर्फ ये लिख देंगे कि इट इज़ stated as energy can neither be created nor be destroyed but it can transform from one form to another form, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो ज़्यादा इसमें पायदारी आएगी। ठीक है, और ये स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ Q हीट इज़ सप्लाइड टू द सिस्टम। यहाँ पे हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। वी कंसीडर अ सिस्टम, जो कि आपके सामने मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। ये एक सिस्टम है बिकॉज इट हैज़ पर्टिकुलर बाउंड्रीज, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज एंड इट इज़ अंडर कंसिडरेशन। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है स्टूडेंट, और इस सिस्टम के अंदर यानी एक पिस्टन सिलेंडर है, इसे हम कहते हैं पिस्टन सिलेंडर, जिसमें सिलेंडर ये है और ये ब्लैक कलर से आपको लाइन दिख रही होंगी जिसको मैंने यहाँ पर मार्क किया है। ये आपके पास एक पिस्टन है और ये पूरा सिलेंडर है। इस सिस्टम को कहते हैं पिस्टन सिलेंडर सिस्टम। ठीक है,
इसके अंदर मैंने यहाँ पर गैस के आपको मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं। गैस के मॉलिक्यूल वाइडली सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से और इस सिस्टम में मौजूद हैं। जब हम किसी सिस्टम में अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे, व्हेन हीट इज सप्लाइड, हीट को सिंबल है यहाँ पर Q, डेल्टा Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसको। जब किसी सिस्टम में हीट सप्लाई की जाएगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब हीट सप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि ड्यू टू हीट जो मॉलिक्यूल का टेम्परेचर है वो रेज करेगा और मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो राइज होगी। यहाँ पर जैसे जैसे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी राइज होगी, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, पिस्टन पे आके फोर्स लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पिस्टन पे आके स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे पिस्टन पे आके, एंड ड्यू टू दैट कोलिजन आपका पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। और सेकंड फिगर आप देख सकते हैं कि इसने ये इस एरो से मैंने यहाँ शो किया है कि इसने डिस्प्लेसमेंट मूव किया है। यानी जब आप किसी सिस्टम में हीट देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि उसका टेम्परेचर रेज होगा। यहाँ पे स्टूडेंट एक बात पे गौर कीजिएगा आप कि हीट सप्लाई करने पर इनिशियली मेरे सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो U1 है, ठीक है। जैसे ही मैं इसमें Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करता हूँ, Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करता हूँ सिस्टम में, तो वो हीट किस काम के लिए इस्तेमाल होगी, इट यूटिलाइजेज, वो हीट इस्तेमाल की जाएगी क्या करने के लिए, इन इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी विच इज़ डेल्टा U। यानी जो हीट हम सप्लाई करेंगे वो वेस्ट नहीं होगी, वो ख़त्म नहीं होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, विच इज़ रिलेटेड टू द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ना ये कोई चीज़ क्रिएट करेगी, अलबत्ता ये चेंज हो जाएगी फॉर्म में। किस फॉर्म में चेंज होगी, इट यूटिलाइजेज, किन दो चीज़ों में यूटिलाइज होगी, इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूटिलाइज होगी, एंड डूइंग थर्मोडायनेमिकल वर्क, और थर्मोडायनेमिकल वर्क करने में इस्तेमाल होगी। यानी अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आपको समझाना चाहूँ स्टूडेंट, तो ये देख सकते हैं जो अमाउंट ऑफ हीट मैंने सप्लाई किया सिस्टम को वो इंटर कन्वर्ट हो गया, यानी हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, ठीक है, वाइल विद द इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि जो मैंने हीट दी वो कम्प्लीटली थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में कन्वर्ट हो गई विदाउट इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको हीट करूँ और वर्क डन हो जाए। वर्क डन का मतलब ये है कि फोर्स लगेगी, तमाम मॉलिक्यूल्स पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेस हो जाएगा। आप सबको पता है स्टूडेंट वर्क डन किसे कहते हैं, वर्क डन कहते हैं फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो जाए, दिस इज़ नोन एज द वर्क डन। ठीक है, और वर्क डन कब होगा, जब मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएंगे पिस्टन पे और पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा। मैंने यहाँ पे शो किया आपको दो फिगर्स के अंदर कि व्हेन यू सप्लाइड Q अमाउंट ऑफ हीट टू द सिस्टम, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम U1 टू U2। तो आपसे पूछा जाए कि पहले उसकी एनर्जी U1 थी, कुछ ना कुछ पहले थी, विदाउट ट्रांसफरिंग द हीट या विदाउट सप्लाइंग द हीट। व्हेन यू सप्लाइड द हीट टू द सिस्टम, जब हमने सप्लाई किया है हीट को तो उसकी इंटरनल एनर्जी U1 से U2 तक राइज हो गई है। इसका मतलब मैं अगर आपसे सवाल करूं कि डेल्टा Q सप्लाई करने पर इंटरनल एनर्जी में क्या फ़र्क आया, क्या उसमें इंक्रीमेंट हुआ, तो आप कहेंगे सर जो हीट सप्लाई करने के बाद जो चेंज आया वो डेल्टा U है, और डेल्टा U बराबर होता है U2 माइनस U1। इसका मतलब ये है कि जो हीट मैं सप्लाई कर रहा हूँ उसका कुछ पार्ट, हीट जो सप्लाई कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी राइज करने में लगा है, और जो बाकी इसका पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट किसमें लगा है, वर्क डन करने में। यहाँ पे फोर्स लगाई मॉलिक्यूल्स ने, इसको ऊपर जो है डिस्प्लेस किया, एंड व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एंड गिव सम डिस्प्लेसमेंट देन द वर्क डन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यहाँ पर आपके पास थर्मोडायनेमिकल वर्क होगा। क्यों थर्मोडायनेमिकल वर्क होगा, क्योंकि हमने हीट को इस्तेमाल करते हुए उसको कन्वर्ट किया है मैकेनिकल वर्क के अंदर। हीट का इस्तेमाल करते हुए हमने वर्क डन किया है, लिहाजा इसे थर्मोडायनेमिकल वर्क डन कहते हैं। और यहाँ पे हमारी एक्सप्रेशन हमने सेटिस्फाई कर दी कि व्हेन एवर हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम इट यूटिलाइजेज इन टू वेज। नंबर 1 इज इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी रेज होगी, एंड सेकेंड इज इन डूइंग थर्मोडायनेमिकल वर्क, यानी यहाँ पर थर्मोडायनेमिकल वर्क भी होगा। ये हमारे पास है कंप्लीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टूडेंट। यहाँ पे अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर ये रिलेट करवाएं जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, तो उससे भी रिलेट करेंगे। ऐसे ही रिलेशन होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज और ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहाँ पर यही हुआ है स्टूडेंट, हमारी जो सप्लाइड एनर्जी है वो वेस्ट नहीं हुई,
वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, अलबत्ता वो अपनी क्यू यानी हीट की फॉर्म से कन्वर्ट हो गई दो चीज़ों के अंदर, इंटरनल एनर्जी राइज करने में कन्वर्ट हो गई और थर्मोडायनेमिकल वर्क डन करने में। इसकी मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी दे दूँ आपको। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मैंने जो हीट सप्लाई की है वो 500 जूल्स हीट सप्लाई की है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं 500 जूल हीट सप्लाई करूं तो उससे 1000 जूल्स का वर्क डन हो जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डन थर्मोडायनेमिकल वर्क ऑफ मोर जूल्स देन द सप्लाइड जूल्स। ठीक है, यानी सप्लाइड एनर्जी से, सप्लाइड हीट से ज़्यादा आप वर्क डन कर ही नहीं सकते। ठीक है, लिहाजा अगर मैं 500 जूल सिस्टम को फराहम कर रहा हूँ, सिस्टम को सप्लाई कर रहा हूँ, इस 500 का कुछ पार्ट, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 200 जूल इस्तेमाल किए जा रहे हैं इंटरनल एनर्जी को रेज करने में और बकाया 300 जूल इस्तेमाल किए जाएंगे थर्मोडायनेमिकल वर्क डन करने में। यानी अगर मैं इंटरनल एनर्जी का रेज और वर्क डन को ऐड करूंगा तो मेरे पास वही हीट आएगी जो सप्लाई की गई है, और इट शोज़ दैट टोटल हीट इज़ कंजर्व्ड। दिस इज़ अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल हीट इज़ कंजर्व्ड, बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, लेकिन उस ना कोई एनर्जी वेस्ट हुई है, ना कोई एनर्जी क्रिएट हुई है। यहाँ पर एनर्जी ओवरऑल रिमेन कांस्टेंट एंड विच इज़ कंजर्व। यहाँ हमारे पास ये कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर ये डिटेल क्लास होगी और उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की 4 एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम चारों प्रोसेस ख़त्म करेंगे, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। तो कनेक्टेड रहिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अब तक के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।